नमस्कार छात्रों। जैसे कि हमने अंतिम क्लासेस में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के कंपोनेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए आरएनए होते क्या हैं, इनका इनका फंक्शन क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल कैसे काम करते हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में, ये सब हम इस क्लास में देखेंगे। इससे पहले फाउंडेशन का होना कितना आवश्यक है, ये हम देख ही रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए बेसिक समझ का होना कितना आवश्यक है। इसी क्रम में इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए हम जियो संस्थान व जीएसईएस संस्थान का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तथा इस क्रम में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जियो संस्थान के संस्थापक गुरुजी महाराज श्री नय पदम सागर जी एवं गुरुडी मैनाश्री जी भी धन्यवाद की पात्र हैं। इस फाउंडेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए दिल्ली से संजय जी संकलेचा एवं गुजरात से मेहुल जी रूपाणी भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम देखते हैं आगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। ये कंपोनेंट किसके बने होते हैं। डिस्कवरी से संबंधित हम कुछ तथ्य देखेंगे, कुछ फैक्ट देखेंगे, कुछ साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया वो देखेंगे, फिर आगे डिस्कस करते चलेंगे। जैसे जेनेटिक मटेरियल की शुरुआत कहाँ से हुई, जेनेटिक मटेरियल की शुरुआत कहाँ से हुई। तो एक जिन्होंने मेंडल नामक के वैज्ञानिक थे जिन्होंने काम किया था किस पे, पी पे, मटर पे, गार्डन पी बोलते हैं इसको, स्वीट पी भी बोलते हैं, स्वीट पी बोलते हैं। इन इस पे इन्होंने काम किया था और क्रॉसेस किए थे। हम इसको जेनेटिक्स के पार्ट में आगे पढ़ेंगे, जिसको हम मोनो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एवं डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एवं डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ बातें कही थी, लेकिन इन्होंने डिड नॉट नो व्हाट जेनेटिक मटेरियल वाज, बट दे यूज टर्म फैक्टर्स। उन्होंने क्या टर्म यूज करा था, फैक्टर्स। जेनेटिक मटेरियल के लिए उन्होंने टर्म यूज करा था फैक्टर्स, जो कि जो फैक्टर है, सेल में फैक्टर है, वही क्या कंट्रोल कर रहा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कंट्रोल कर रहा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप वह फिनोमिना है, वह कंसेप्ट है जो बॉडी के फिजिकल कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनो क्या करेगा, जीनो टर्म कहाँ से आया है, जीन से आया है। कहाँ से आया है, जीन से आया है। तो जीनो क्या करेगा, जीनोटाइप क्या करेगा, जेनेटिक कंपोनेंट जो कंट्रोल करता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है या फिजिकल कैरेक्टर होते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप किसके द्वारा कंट्रोल होगा, वो जीनोटाइप के द्वारा कंट्रोल होगा। तो इन्होंने जो जीन कंपोनेंट पाया जा रहा था, इन्होंने इसको क्या कहा था, मेंडल ने क्या बोला था इसको, फैक्टर। मेंडल ने बोला था इसको फैक्टर। तब तक जेनेटिक मटेरियल इन्होंने टर्म यूज नहीं करा था, क्योंकि इतने एडवांस स्टडी नहीं हुआ था। तो वह फैक्टर जो फिजिकल कैरेक्टर को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, इसको उन्होंने फैक्टर कहा था। उसको हम आगे मॉडर्न बायोलॉजी में जैसे जैसे रिसर्च हुई, वैसे हमने जीन टर्म दिया। और कंप्लीट जीन मिलके क्या बनाते हैं, जीनोम बनाते हैं। जीनोम में ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब आगे देखेंगे जीन किसका बना होता है, ये सब हम आगे देखेंगे।
मेंडल्स वर्क गेव लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होता है? हेरिडिटरी क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, जीरो वन जनरेशन से जब वन जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, फर्दर ये सेकंड जनरेशन में जाएंगे, फिर ये थर्ड जनरेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे करेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। कनेक्ट करेक्टर का इनहेरिटेंस होता है फादर से, पेरेंट से, पेरेंट से चाइल्ड में, फिर फर्दर ट्रांसमिट होंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। उसी को, उसी के संबंध में उन्होंने टर्म यूज करा था हेरिडिटरी। हेरिडिटी को डिस्क्राइब किया था किसने? मेंडल ने। किसमें? प्लांट। कौन से प्लांट में? पी प्लांट में। पी में, पी प्लांट में। लेकिन इनके फंक्शन को रिकॉग्निशन मिला था 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। फिर इसके बाद और साइंटिस्ट हुए, सेवंस, सटन एंड बिल्सन, एंड बिल्सन, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी को पोस्टुलेट किया था, क्रोमोजोमल थ्योरी को पोस्टुलेट किया था। उन्होंने ग्रास ऊपर पे काम किया था। उन्होंने बताया था कि क्रोमोजोम कैसे जेनेटिक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसी के हिसाब से उन्होंने जेनेटिक थ्योरी को पोस्टुलेट किया था। वेराइटी ऑफ क्रोमोजोम टाइप आर डिफाइंड बाय रिलेटिव साइज एंड शेप। इन्होंने बताया कि कैसे डिफरेंट क्रोमोजोम शेप एंड साइज के आधार पर बांटे जाते हैं, डिफाइन करे जाते हैं, डिवाइड करे जाते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जिस सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे वो सेल को डिप्लॉयड सेल कहेंगे, और जिस सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होंगे उसको हम क्या कहेंगे? हैप्लॉयड सेल। और हैप्लॉयड सेल कितनी होती हैं? हैप्लॉयड सेल कितनी होती हैं? केवल और केवल जर्म सेल्स ही हैप्लॉयड सेल्स होती हैं। केवल और केवल जर्म सेल्स ही हैप्लॉयड सेल्स होती हैं, जो कौन? स्पर्म एंड ओवा या एग बनाती हैं। स्पर्म एंड एग या ओवा बनाती हैं, ठीक है। तो हैप्लॉयड सेल में क्या होगा? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होगा। और डिप्लॉयड सेल में क्या होगा? डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम। जैसे डाई फोर टू, डाई फोर टू, डिप्लॉयड, डाई फोर टू। प्लॉयड मतलब सेट ऑफ क्रोमोजोम, प्लॉयड मतलब सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को तोड़ना बहुत ही आवश्यक है। हैप्लॉयड मतलब सिंगल, डिप्लॉयड मतलब डबल। तो उसी के सेल पे हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल को डिफाइन किया गया था। तो ऑल आर डिप्लॉयड सेल एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म एंड ओवा क्या होंगे? हैप्लॉयड सेल्स होंगे। ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूडिंग स्पर्म एंड एग एंड रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम हैप्लॉयड इसलिए बोल रहे हैं कि एक हैप्लॉयड नहीं होते। एक्चुअली क्या होता है, इनको ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? आरबीसी सेल रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन कैरिंग करते हैं। ये किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो आरबीसी को आरबीसी को क्या स्टोर करना होता है? हीमोग्लोबिन स्टोर करना होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करना है उसको। तो वो हीमोग्लोबिन को एक लार्ज स्केल पे सिंथेसाइज करती है और सेल्स में स्टोर करती है। बाकी सेल्स के कंपोनेंट को वो डिस्कार्ड कर देती है और डिग्रेड कर देती है। इसलिए हम बोल रहे हैं मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता क्योंकि वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन को स्टोर कर लेती है। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज वर ऑब्जर्व टू हैव सेम नंबर। इन्होंने ये भी बताया कि क्रोमोजोमल थ्योरी के अंतर्गत ये भी बताया गया कि जो स्पीसीज होगी ना, सेम स्पीसीज, वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम को कैरी करेगी। वो क्या करेगी? सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम को कैरी करेगी। जैसे हम फिर इन्होंने डिफाइन किया था सेग्रीगेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। सेग्रीगेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम कैसे हैप्लॉयड सेल बनेगी। जैसे दो, अब क्रोमोजोम दो तरह के होते हैं, ऑटोजोम, ऑटोजोम एंड एलोजोम। एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम, और सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम को क्या बोलते हैं? एलोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एलोजोम्स बोलते हैं। एलोजोम्स बोलते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 46। पेयर कितने होते हैं? 23। पेयर कितने होते हैं? 23। और 23 में 22 सेट किसके होते हैं? 22 सेट किसके होते हैं? ऑटोजोम के होते हैं। 22 सेट किसके किसके होते हैं? ऑटोजोम के होते हैं। और 1 सेट किसका होता है? एलोजोम्स का। इसमें XX और और एक्स बाई। एक्स बाई एक्स एक्स होगा तो क्या बनेगा? फीमेल चाइल्ड बनेगा। और एक्स वाई होगा तो क्या बनेगा? मेल चाइल्ड बनेगा। तो ये यहाँ पे सेग्रीगेट करके दिखाया गया है, वही बताने की कोशिश की गई है कि कैसे जब एक्स एक्स जा रहे हैं तो फीमेल बनना है, एक्स वाई जा रहे हैं तो मेल बनना है। तो यही इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। फिर किन साइंटिस्ट ने जेनेटिक मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन किया, किस ऑर्गेनिज्म में किया, कैसे किया, ये हम देखते हैं। जैसे ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट हुए थे, ग्रिफिथ एंड एवेरी। ग्रिफिथ एंड एवेरी, इन्होंने स्टडी किया था किस पे? माइस पे। किस पे स्टडी किया था? माइस पे। किस पे? माइस पे। किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा? निमोनोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। निमोनोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। इन्होंने एक पैथोजेनिक स्ट्रेन लिया, एक नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन लिया। पैथोजेनिक स्ट्रेन लिया और नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन लिया। उन्होंने क्या किया कि पैथोजेनिक स्ट्रेन को हीट किल्ड किया। हीट किल्ड किया और किसमें इंसर्ट कराया? माइस में। किसमें इंसर्ट कराया? माइस में। चूंकि वो हीट किल्ड था और क्रोमोसोम उसके फ्रेगमेंटेड हो चुके थे, तो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाया और वो जिंदा रहा। वो जिंदा रहा। लेकिन जब लाइव पैथोजन को माइस में डाला गया, माइस में डाला गया, तो उसकी डेथ हो गई क्योंकि वो इंटीग्रेटेड रहा। उसका जीनोम इंटीग्रेटेड रहा। फर्दर जब उन्होंने नॉन पैथोजेनिक लाइव स्ट्रेन लिया तो पाया कि माइस उस केस में भी जिंदा था। अब आगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? हीट किल्ड बैक्टीरिया हीट किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया और लाइव नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया। तो उसमें केस में क्या हुआ? एक प्रोसेस होती है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से क्या हुआ कि जो नेकेड डीएनए था, हीट किल्ड डीएनए था, हीट किल्ड या जीन थे, वो किस में चले गए? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। जब वो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में इंसर्ट हो गए तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया किसमें? पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने जाके क्या कर दिया? यहाँ पे उसकी डेथ कर दी। किसकी? माइस की। तो उससे ये डिटरमाइंड हुआ कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट मेजर स्टेप आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की में। तो उन्होंने, चूंकि उन्होंने डीएनए लिया था नेकेड, तो उसी से पता चला कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। फिर फर्दर उसको कंफर्म किया था हर्से एंड चेस ने। हर्से एंड चेस ने फर्दर के इसको कंफर्म किसने किया था? हर्से एंड चेस ने। किसने? बैक्टीरियोफाज 2 के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 30 रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया और 35 एस सल्फर लिया। अब जैसे हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ऐसे पता चलेगा हमें कि डीएनए में पाया जाता है फॉस्फेट। डीएनए में पाया जाता है फॉस्फेट। सिंपल तरीके से हम समझेंगे, डीएनए में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट पाया जाता है। और प्रोटीन में पाया जाता है क्या? प्रोटीन में पाया जाता है सल्फर। प्रोटीन में पाया जाता है सल्फर। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर। और डीएनए में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट। तो उन्होंने सिंपली जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जो फॉस्फेट था, फॉस्फेट जिस पार्ट पे लगा हुआ था वो सेल के अंदर। अब चूंकि बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है। बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस है। तो वायरस सेल के अंदर जो पार्ट अपना इंसर्ट करता है वो क्या करता है? किसी सेल के अंदर
पार्ट होस्ट सेल के अंदर जब अपना पास पार्ट इंसर्ट करता है, उसको क्या करता है, वो जीन्स को इंसर्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करता है। तो जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के। तो जीन उनको फॉस्फेट कहाँ पे उनको दिखाई दिया, सेल के अंदर। अब वायरस अपने हमें कैप्सिड पार्ट को हमेशा बाहर छोड़ छोड़ देता है। उनको प्रोटीन कहाँ दिखाई दिया, होस्ट सेल के बाहर। तो उन्होंने डिटरमाइन किया कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल किसका बना है, डीएनए का बना है। डीएनए तो यहाँ पे भी प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। अब फर्दर हम डिस्कवरी डीएनए का प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन कैसे हुआ, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी स्ट्रक्चर किसने दी। तो पहला स्टेप जो आया था वो रोजलिन फ्रैंकलिन नाम की एक साइंटिस्ट थी। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा बी फॉर्म ऑफ डीएनए को देखा था। जिसी इसी स्टडी के आधार पर फर्दर फिर वाटसन एंड क्रिक ने कैसे इसकी खोज की थी, वो हम देखते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो डीएनए की डिस्कवरी की थी वो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1962 में, जो अक्सर पीएससी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। वाटसन वाटसन क्रिक एंड बिल्किंस तीनों को मिला था नोबेल प्राइज। एक्चुअली हुआ क्या था, जो ओरिजिनल रिसर्च था वो बिल्किंस का था। ओरिजिनल रिसर्च बिल्किंस का था, तो उसी पे वाटसन एंड क्रिक ने रिसर्च किया था, तो इस हिसाब से नोबेल प्राइज इन तीनों को दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, टू स्ट्रैंड का बना होता है। किसका बना होता है, टू स्ट्रैंड का, जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं। एक स्ट्रैंड ये रहा, दूसरा स्ट्रैंड ये रहा। ये एक दूसरे आपस में कप्लीमेंट्री होते हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। एक दूसरे से आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। जेनेटिक मटेरियल जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियस में पाया जा रहा था, जैसे हमने देखा था, जो कि एक बायोमोलिक्यूल है, जो बना होता है कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का एंड फास्फोरस का। ये सब इसी का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रेन। DNA direct all cellular activities and is only found in the nucleus of a cell, all except some RNA। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन सम वायरसेस पजेस आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। जैसे 70% जो वायरसेस होते हैं, 70% जो वायरसेस होते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। बाकी में क्या होता है, डीएनए। बाकी में क्या होता है, डीएनए। न्यूक्लियोटाइड एंड जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ये कैसे डीएनए को बनाते हैं, ये हम देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड मेनली 3 कंपोनेंट का बना होता है, 3 बेसिक कंपोनेंट का बना होता है। क्या, 3 बेसिक कंपोनेंट का, जिसमें एक शुगर होता है, 5 कार्बन शुगर होता है, जिसको पेंटोज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेंटोज। 5 पेंट फॉर 5, पेंटोज फॉर 5। जिस शुगर में 5 कार्बन होंगे उसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, PO4 ग्रुप, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। और तीसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, जो आगे हम देखते हैं। जब
नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में जब मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तब हम बोलते हैं उसको न्यूक्लियोसाइड। तब उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड हो जाता है, तो बनाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एग्जांपल उसका क्या है? एटीपी। एग्जांपल क्या है उसका? एटीपी। ये उसका ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया है। ये क्या है? ये राइबोज शुगर है। क्या है? राइबोज शुगर। ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, PO4 ग्रुप। ये क्या है? बेस। ये क्या है? बेस। तो ये मिलके क्या बनाते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है किसी कारणवश से, तो क्या बनाता है? डाइफॉस्फेट। फिर एक और रिलीज होता है, मोनोफॉस्फेट। जब ये रिलीज हो जाए पूरा फॉस्फेट को, तो क्या बनाता है? एडिनोसिन, जिसको क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोसाइड बोल रहे थे। जिसको क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोसाइड बोल रहे थे। तो इसके राइबोज शुगर के 1 कार्बन पर अटैच होता है क्या? बेस, जिसको बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये हम आगे पढ़ेंगे। और 5 कार्बन पर क्या अटैच होता है? 5 कार्बन पर क्या अटैच होता है? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। ये बैकबोन है डीएनए का, जिसमें दिखाया गया है कैसे थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, कैसे ग्वानिन, ये मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड के साथ जिस बॉन्ड से जुड़ता है ना, उसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ता है, जो फिर चेन बनाते हैं। यही चेन आपस में डीएनए बनाता है। अब जैसे हम डीएनए पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा कि एक डबल हेलिक्स होता है, एक 5 एंड होता है, एक 3 एंड होता है, दूसरा 3 एंड होता है, ये 5 एंड होता है। तो अब डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। 5 5 एंड क्यों बोलना है इसको? क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा है? 5 नंबर ऑफ कार्बन पर जुड़ा है। यहाँ पे फॉस्फेट ये है, तो जो इसका 5 नंबर कार्बन के हिसाब से इसको हम 5 नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे इसका 3 प्राइम होता है, किसका? कार्बन का। तो उस हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह के होते हैं, पिरिमिडीन एंड प्यूरीन। फर्दर इनके टाइप हो जाते हैं। पिरिमिडीन साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये पिरिमिडीन हो गए। अब मेनली यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। थाइमिन किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए में, कि आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा, और डीएनए में क्या पाया जाएगा? थाइमिन पाया जाएगा। तो यूरेसिल आरएनए में होगा, डीएनए में नहीं होगा। थाइमिन डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होगा। प्यूरिन 2 तरह के होते हैं मेनली, और भी होते हैं लेकिन मेनली 2 तरह के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन ये बेंजीन के बने होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो न्यूक्लियोटाइड सबसे बेसिक यूनिट होता है। न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? जीन्स बनाते हैं। जीन्स क्या बनाते हैं? जेनेटिक कोड बनाते हैं। और डीएनए मेड अप ऑफ मैनी जीन्स। क्रोमो ये बाद में क्रोमोजोम बनाते हैं। क्रोमोजोम बनाते हैं। और एंटायर जेनेटिक मेकअप क्या बनाता है? जीनोम बनाता है। क्या बनाता है? जीनोम बनाता है। और जीनोम कई सारे फॉर्म में रहता है, जैसे सोलेनॉइड फॉर्म, 30s फॉर्म, जिनकी हमें जरूरत है नहीं। अब हम कंपोजिशन ऑफ डीएनए पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ डीएनए, कार्बन का हम बात कर चुके हैं। जैसे इसमें
5 पेंटोज शुगर, जो 5 पेंटोज शुगर की हम बात कर रहे थे, तो डीएनए में क्या मेजर डिफरेंस होगा और आरएनए में क्या डिफरेंस होगा? आरएनए में पाया जा रहा है राइबोस शुगर। जब इसके 2 नंबर कार्बन से ओएच ग्रुप पाया जाता है, उससे यदि ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाए, तो वो क्या बनाता है? वो बनाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। वो क्या बनाएगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर कहाँ पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाएगा। डीऑक्सीराइबोस शुगर कहाँ पाया जाएगा? डीएनए में पाया जाएगा। तो उसी बेस पे हम इसका डिस्टिंक्शन भी करते हैं दोनों का। फॉस्फेट पाया जाएगा, 4 डिफरेंट नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे, जो कि एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। हम देखेंगे कि एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और साइटोसिन एंड ग्वानिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एडेनिन थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े रहेंगे। ऐसे ही साइटोसिन एंड ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े रहेंगे। ये स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेटी की वजह से डिसाइड होता है, कि उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन 2 बॉन्ड जुड़ेगा, कौन 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। जैसे नाइट्रोजनस बेस पेयर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ये थाइमिन एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ रहे हैं और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ रहे हैं। कौन? ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये हमने देखा था कि 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, चूंकि डीएनए के स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, तो 5 प्राइम एंड 5 to 3 रन करेगा और दूसरा 3 to 5 रन करेगा। ये स्ट्रक्चरल कन्फर्मेटी हम देख सकते हैं। आउटसाइड और साइड ऑफ द लेडर आर मेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। जो ये आउटर पार्ट है, इनसाइड पे क्या पाए जाएंगे? बेस पाए जाएंगे। डीएनए के इनसाइड पे क्या पाए जाएंगे? बेस पाए जाएंगे। और आउटसाइड पे क्या पाया जाएगा? शुगर और फॉस्फेट पाया जाएगा। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ जुड़ता है, तो वो कैसे जुड़ेगा? जैसे ए ऑलवेज जुड़ेगा किससे? टी के साथ। सी ऑलवेज जुड़ेगा जी ऑलवेज जुड़ेगा किसके साथ? सी के साथ। टी ऑलवेज जुड़ेगा किसके साथ? ए के साथ। टी, जी, ए, ये सब क्या है? ये क्या है? डिनोमिनेशन दे दिया है किसको? एडेनिन फॉर ए, ग्वानिन फॉर जी, थाइमिन फॉर टी, साइटोसिन फॉर सी। ये सब इनको टर्म दे दिए हैं, तो ये ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। यदि ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, मतलब डीएनए स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब डीएनए बनता कैसे है? कहाँ बनेगा? किस फेज में बनेगा? तो डीएनए की एक प्रोसेस होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। हम टर्म यूज करते हैं, ये किसी का रेप्लिका है। ये किसी का रेप्लिका है, मतलब वो किसी एक चीज से आया हुआ है, उसी के समान दिख रहा है, उसी के समान बनेगा। तो वैसे ही होगा रेप्लिकेशन, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल का नए डीएनए मॉलिक्यूल बनने की प्रोसेस। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा वो सेल साइकिल की एस फेज बनेगा। किसमें बनेगा? एस फेज में बनेगा। सेल साइकिल हम पढ़ेंगे आगे। सेल साइकिल की 4 फेज होती हैं: G1, S, G2 एंड एम साइकिल या माइटोटिक साइकिल। तो जो एस फेज होती है सेल साइकिल की, उसमें बनता है डीएनए किसके द्वारा? डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा। तो डीएनए रेप्लिकेशन कुछ करेक्टर होते हैं, वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, और ये डीएनए अनवाइंड करता है। आगे हम देखते हैं। जो पहले डीएनए अनट्विस्ट करेगा, मतलब डीएनए ओपन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड खुलेंगे, टूटेंगे। क्योंकि उस डीएनए पार्ट को खुलना है, क्यों? नए स्टैंड बनाने हैं। जैसे ये पेरेंटल डीएनए से डबल हेलिक्स क्या बनेगा? डबल क्या बनेगा? ये दोनों स्टैंड आप खुलेंगे, फिर एक दूसरे नए स्टैंड बनाएंगे। तो 2 डीएनए स्टैंड बन गए। तो 2 नए डीएनए स्टैंड बनने के लिए पुराने डीएनए स्टैंड का खुलना बहुत जरूरी है। तो उसको खुलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना बहुत जरूरी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक वो दोनों डीएनए स्टैंड खुलेंगे नहीं। तो इसी हिसाब से नए डीएनए का निर्माण होता है। जैसे नए डीएनए बनने में बहुत सारे कंपोनेंट है जो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम होता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए स्ट्रैंड को खोलकर उसको स्टेबलाइज करता है।
आरएनए प्राइमर होता है। आरएनए प्राइमर ही वो पार्ट होता है जहाँ से नए डीएनए स्टैंड की बनने की शुरुआत होती है। जहाँ पे नए डीएनए स्टैंड बनने की शुरुआत होती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज ही क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है। और किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। सेल साइकिल की एस फेज में होता है। और और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेनली 3 टाइप के होते हैं। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 इन प्रोकैरियोट। यूकेरियोट में इनको डिफरेंट अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन अलग नाम दे दिए गए हैं। फंक्शन ऑफ जीन। जीन का फंक्शन क्या होगा? जीन का फंक्शन क्या होगा? जीन का फंक्शन क्या होगा? जीन का फंक्शन ये होगा कि वो कैसे कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा। जैसे हमने शुरुआत में देखा था, जीनोटाइप क्या कर रहा था? फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा था। एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। तो जैसे आई कलर को डिटरमाइन कौन करेगा? आई कलर के लिए डिटरमाइन कौन करेगा? उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन। हेयर कलर को कौन डिटरमाइन करेगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन। तो each gene in a DNA molecule codes for the production of a particular protein, प्रोडक्शन फॉर ए पार्टिकुलर प्रोटीन। तो क्या बन सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, जीन जीन क्या बनाएगा? एमआरएनए। किसके द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है उसके द्वारा डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन। और प्रोटीन ही क्या करती है? प्रोटीन क्या करती है? कंट्रोल करती है क्या? कैरेक्टर्स को। तो अल्टीमेटली किस फॉर्म में कोड हो रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? प्रोटीन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में, जो कि सब कुछ रेगुलेट करेगा। तो हमने देखा कैसे डीएनए कंपोनेंट क्या होते हैं, डीएनए किसका बना होता है, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हमने देखा। आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आरएनए क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस-किस ऑर्गेनिज किन-किन ऑर्गेनिज्म में होता है? आरएनए के कंपोनेंट क्या होते हैं? आरएनए किसका बना होता है? आरएनए कैसे वेरी करता है डीएनए से? और हमारा स्पेशल फोकस किस पे होगा? कोविड डिसीज पे, जो रिसेंटली चल रहा है। कोविड क्या एक वायरस है जो जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। इसलिए हम मेनली फोकस करेंगे किस पे? आरएनए पे। आरएनए पे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, कैसे डीएनए से वेरी करता है, इसका रोल क्या होता है। तो ये सब हम आगे क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।